Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Well, students, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, फैकल्टी ऑफ लॉ BHU. दिस इज़ माय 14th लेक्चर. भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत अफरे और राइटिंग को, दंगा और बलवा को किस रूप में दंडनीय बनाया गया है और बलवा और दंगे के अपराध के लिए मिनिमम कितने नंबर की, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, इसको लेकर के उनके लिए पनिशमेंट का क्या प्रावधान है, उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण वाद क्या हैं, दंगा और बलवा में अंतर क्या है, इसको इस एक व्याख्यान के अंतर्गत समझने और समझाने का प्रयास मैं करूंगा. तो पहले देखते हैं कि दंगा क्या है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 194 जो दंगे के अपराध को परिभाषित करती है. स्क्रीन पर आप देखें, दंगा लिखा है धारा 194. मैंने इसको दो भागों में डिवाइड किया है. दंगा के एलिमेंट क्या हैं, अफरे के एलिमेंट क्या हैं. जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लोक स्थान पर झगड़ा करते हैं जिससे लोक शांति भंग होती है, दंगा का अपराध घटित होता है. इसके लिए दूसरी तरफ मैंने लिखा है पब्लिक प्लेस बनाम प्राइवेट प्लेस. पहले समझेंगे कि पब्लिक प्लेस और प्राइवेट प्लेस क्या है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दंगे के अपराध के लिए भारतीय न्याय संहिता 194 यह प्रावधानित करती है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लोक स्थान पर, पब्लिक प्लेस पर आपस में झगड़कर लोक शांति में विघ्न या बाधा उत्पन्न करते हैं, दंगा का अपराध करते हैं, धारा 194 के अंतर्गत ये दंगा के अपराध के लिए दोषी होंगे. तो किसी भी व्यक्ति को दंगा के अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराने के लिए किन किन तत्वों का होना आवश्यक है. पहला तो यह है कि अभियोजन को, सरकारी पक्ष को न्यायालय के समक्ष पहला तत्व साबित करना होगा कि दो व्यक्तियों ने पब्लिक प्लेस पर, दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों ने पब्लिक प्लेस पर, लोक स्थान पर, तीसरा आपस में झगड़ रहे थे, आपस में लड़ाई कर रहे थे, और चौथा इनके लड़ने से बाधा उत्पन्न हुई, लोक शांति में विघ्न उत्पन्न हुआ, लोक शांति में बाधा उत्पन्न हुई, जिससे कि लोगों के आवागमन में या लोगों की शांति भंग हुई. इसलिए यह अपराध दंगे की श्रेणी में रखा जाए. जैसे ही दो या दो से अधिक व्यक्ति का लोक स्थान पर झगड़ना, लड़ना और जिससे कि लोक शांति भंग हुई हो, यह साबित किया जाता है, वैसे ही दो या दो से अधिक व्यक्तियों को दंगे के अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है. अब यहाँ पर पब्लिक प्लेस किसे कहेंगे, प्राइवेट प्लेस क्या है. प्राइवेट प्लेस से तात्पर्य, लोक निजी स्थान से तात्पर्य किसी भी व्यक्ति का या भूस्वामी का, गृहस्वामी का व्यक्तिगत अधिकार जो उसे उस स्थान के उपभोग का, उस प्लेस के एंजॉयमेंट का राइट प्रदान करता है, कि अर्थात किसी व्यक्ति विशेष का अपनी भूमि या भवन पर निवास करने का या समस्त अधिकारों के उपभोग करने का की स्वतंत्रता, यह उसका इंडिविजुअल राइट है. और जो किसी व्यक्ति का निजी स्थान है, प्राइवेट प्लेस है. इस धारा को लागू होने के लिए प्लेस का, स्थान का पब्लिक होना आवश्यक है. पब्लिक प्लेस से तात्पर्य यहाँ पे, लोक स्थान से तात्पर्य यहाँ पे ऐसे किसी स्थल से है, स्थान से है, जो सभी लोगों के लिए, आवागमन के लिए सभी लोगों का उस पर आने जाने का या सभी लोगों का उस पर अधिकार हो. उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग है, पब्लिक प्लेस, सभी को जाने का अधिकार है. कोई धार्मिक स्थल है, पब्लिक प्लेस, सभी, कोई भी किसी भी धर्म समुदाय, जाति धर्म का व्यक्ति वहाँ पे जा सकता है. रेलवे प्लेटफार्म है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वह पब्लिक प्लेस है. वह उस जो प्लेस है वह आम जनता के लिए, कोई भी व्यक्ति बिना किसी, सभी जाति धर्म के उस स्थान पर जा सकते हैं. अब सड़क पर
सभी को जाने का अधिकार है, पब्लिक प्लेस है। सड़क पर अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ाई कर लेते हैं, गुत्थम गुत्था झगड़ने लगते हैं और जिससे कि सड़क जाम हो जाती है। जाम हो जाने से लोगों का आवागमन प्रभावित होता है। यहाँ पर लोक शांति भंग होती है और ये माना जाएगा कि इन दो व्यक्तियों ने दंगे का अपराध किया है। अब इसको नेक्स्ट स्क्रीन पर देखें। सडन फाइट है, अचानक झगड़ा होना। अब इसमें दृष्टांत मैंने दिया है कि दो व्यक्ति सड़क के दो किनारे खड़ा होकर के गाली गलौज करते हैं जिससे जाम लग जाता है। मैंने दूसरी तरफ लिखा है कि यह दंगा नहीं है क्योंकि झगड़ा नहीं है। दंगा इसलिए नहीं है कि दो व्यक्ति सड़क के किनारे दो व्यक्ति खड़े हैं और आपस में गाली गलौज करते हैं। बिल्कुल हीटेड आर्गुमेंट है, गाली गलौज कर रहे हैं। गाली गलौज करने से इतना भयंकर दोनों तरफ गाली गलौज हो रही है, इसको देखने के लिए वहाँ पर भीड़ एकत्रित हो जाती है, जाम लग जाता है, सड़क का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। क्या इस कार्य को दंगे की कोर्ट में रखा जाए? तो धारा 194 के अंतर्गत जो एक तत्व अनुपस्थित है जिसके आधार पर ऐसे कार्य को दंगा नहीं माना जा सकता है, वह कार्य है झगड़ा का न होना। दो व्यक्तियों का आपस में गाली गलौज करना, अपशब्द का प्रयोग करना जिससे कि भीड़ इकट्ठी हो जाए और जिससे जाम लग जाए, इसमें सभी तत्व मौजूद हैं। दो व्यक्ति हैं, पब्लिक प्लेस पर गाली गलौज कर रहे हैं, लोक शांति भंग हो रही है, बाधित हो रही है, विघ्न बाधा उत्पन्न हो रही है जिससे कि जाम लग जा रहा है, सड़क पे लोगों की आवागमन प्रभावित हो रहे हैं, लोक शांति भंग तो हो रही है, लेकिन एक तत्व इसमें अनुपस्थित है, वह है झगड़ा नहीं हो रही है। झगड़े का तात्पर्य, स्ट्रगल का तात्पर्य, फाइट का तात्पर्य यहाँ पे गुत्थम गुत्था होना, शारीरिक संस्पर्श का होना, सभी तत्व एक तत्व की अनुपस्थित होना मात्र, एक तत्व का अनुपस्थित होना मात्र उस कार्य को दंगे की परिधि से बाहर कर देगा। तो यहाँ पर दो व्यक्तियों का सड़क के दो किनारों से गाली गलौज करना चूँकि झगड़े की कैटेगरी में नहीं आता, यह फाइट नहीं माना जाएगा, इसलिए यह दंगे के अपराध में, दंगे की श्रेणी में नहीं आता। ठीक उसी प्रकार से दो या दो से अधिक व्यक्तियों का किसी सड़क पर आपस में लड़ना, गुत्थम गुत्था लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों के आवागमन प्रभावित नहीं हो रहे हैं, सड़क जाम नहीं हो रही है, लोग निर्बाध रूप से आ जा रहे हैं। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों का आपस में लड़ना भी हो रहा है, झगड़ना भी हो रहा है और पब्लिक प्लेस भी है, झगड़ा भी हो रहा है, लेकिन चूंकि लोग शांति भंग नहीं हो रही है, लोगों के आने जाने में कोई विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है, सड़क के एक किनारे वह लड़ रहे हैं, तो बाधा उत्पन्न न होना यह उसके कार्य को दंगे की कोर्ट में नहीं आता। क्योंकि दंगे के अपराध के लिए जो परम आवश्यक तत्व यह है कि दो व्यक्ति का होना ही आवश्यक नहीं, पब्लिक प्लेस पर झगड़ा होना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि ये जो अपराध है, दंगा का जो अपराध है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट है, लोक शांति के विरुद्ध है। अतः लोक शांति अगर बनी है, लोक शांति में कोई बाधा विघ्न उत्पन्न नहीं हो रहा है, झगड़ा भी हो रहा है, दो व्यक्ति भी हैं और पब्लिक प्लेस पर भी है, तो भी ऐसे कार्य को दंगे की कोर्ट में नहीं रखा जाता। अब देखें, नेक्स्ट स्क्रीन पर देखें, पब्लिक प्लेस को इसमें मैंने डिफाइन किया है। पब्लिक प्लेस स्क्रीन पर आप देखें, मैंने लिखा है पब्लिक प्लेस सामान्यतः वे स्थान जो सभी के लिए उपयोग में आते हों। निजी स्थान में झगड़ा दंगा नहीं होगा। अर्थात दो व्यक्ति आपस में घर में लड़ रहे हैं, एक ही घर में लड़ रहे हैं या पड़ोसी के घर में आपस में लड़ रहा है, तो दो व्यक्ति भी हैं और आपस में लड़ भी रहे हैं, लेकिन इसमें दो तत्व अनुपस्थित है। वह क्या? प्राइवेट प्लेस है, अपना स्वयं का घर है, स्वयं के घर में लड़ाई झगड़ा करना, यह स्वयं का जो घर है वह पब्लिक प्लेस नहीं है, लोगों के लिए, सभी के लिए खुला नहीं है। तो चूंकि पब्लिक प्लेस का नहीं होना और शांति भंग नहीं हो रही है उससे, चूंकि अपराध लोक शांति के विरुद्ध है, अपराध है, तो चूंकि शांति भी भंग नहीं हो रही है और पब्लिक प्लेस भी नहीं है, इसलिए ऐसे कार्य को दंगे की कोर्ट में नहीं रखते हैं। अब दूसरी तरफ मैंने स्क्रीन पर देखें लिखा है कि दो व्यक्ति सड़क पर लड़ते हैं,
परंतु आवागमन प्रभावित नहीं, दंगा नहीं होगा। जैसे दो हमने तुरंत अभी बताया कि दो पब्लिक प्लेस, तो रोड तो है, पब्लिक प्लेस है, लेकिन उस पब्लिक रोड पर जो लोक मार्ग है, राजमार्ग है, उस पे दो व्यक्ति आपस में एक किनारे लड़ रहे हैं, लेकिन उससे आवागमन प्रभावित नहीं हो रहा है, जाम नहीं हो रहा है, लोक शांति बाधित नहीं हो रही है। इसलिए दो व्यक्तियों का होना और झगड़ा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस झगड़े का लोक स्थान पर होना, पब्लिक प्लेस पर होना, और उस झगड़े का लोक प्लेस पर होना ही नहीं बल्कि उससे लोक शांति भंग होना, ये परम आवश्यक तत्व है। यदि लोक शांति भंग नहीं हो रही है तो भी उस कृत्य को दंगे की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। तो ये पब्लिक प्लेस को मैंने डिफाइन करने का प्रयास किया। अब दंगा अपराध की प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है, क्या कितना सीरियस है, ये क्या संज्ञेय माना जाए, असंज्ञेय माना जाए, तो आप उसको स्क्रीन पर देखें। दंगे अपराध, जो दंगा है उस अपराध की प्रकृति जमानती है, यह बेलेबल ऑफेंस है और मैक्सिमम पनिशमेंट, अधिकतम जो दंड है वह अधिकतम 1 माह का कारावास प्लस 1000 रुपया का जुर्माना है। और दूसरी तरफ मैंने लिखा है कि अपराध असंज्ञेय अपराध है, नॉन कॉग्निजेबल है। तो दंगे का अपराध का मतलब है कि यह जमानती है, अर्थात पुलिस थाने से इसकी जमानत हो सकती है। दंगाकारियों के द्वारा पुलिस को दिया गया यह आश्वासन कि अब भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं होगी, उन्हें थाने का भारसाधक अधिकारी दंगे करने वाले व्यक्तियों के द्वारा निष्पादित व्यक्तिगत बंधपत्र पर उन्हें जमानत पर छोड़ सकता है, जमानत दे सकता है, इस शर्त के साथ कि भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसीलिए इस अपराध को जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। चूँकि अधिकतम कारावास 1 माह का है, इसलिए ये अपराध समाज के लिए उतने हानिकर नहीं हैं जितने हानिकर गंभीर या जघन्य अपराध समाज के लिए होते हैं। इसलिए ऐसे अपराध को इसकी गंभीरता के आधार पर जमानती और अजमानती की श्रेणी में रखा गया है। तो ऐसे अपराध में जमानत थाने के भारसाधक अधिकारी, पुलिस अधिकारी के द्वारा अभियुक्त को दी जा सकती है। अब दूसरा है असंज्ञेय अपराध है। असंज्ञेय अपराध से तात्पर्य यहाँ पे उन अपराधों को जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रथम अनुसूची में असंज्ञेय अपराध के रूप में दिखाया गया है, दर्शित किया गया है। तो असंज्ञेय अपराध से तात्पर्य यहाँ पे जो मैंने परिभाषा बताया कि वे अपराध जो BNSS 2023 के प्रथम अनुसूची में असंज्ञेय अपराध के रूप में दर्शित किए गए हों, और ऐसे अपराध में पुलिस बिना न्यायालय के आदेश के अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो दो चीज़ें हो गई कि असंज्ञेय अपराध इतना गंभीर अपराध नहीं होता समाज के लिए कि अगर अभियुक्त जेल के बाहर भी है, समाज में भी है, तो उससे उसका समाज में बाहर रहना समाज के लिए उतना हानिकर नहीं है जितना कि संज्ञेय अपराध या बड़े अपराधों में अभियुक्त का समाज में बाहर खुलेआम घूमना होता है। इसलिए असंज्ञेय अपराध में जैसे किसी अपराध को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत असंज्ञेय अपराध के रूप में दर्शित किया गया होगा प्रथम अनुसूची में, वैसे ही पुलिस ऐसे किसी भी अभियुक्त को बिना न्यायालय के आदेश के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इसलिए जितने भी व्यक्ति जो दंगा के अपराध के लिए दंगा के अपराधी हैं, उन्हें बिना न्यायालय के आदेश पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। परंतु यदि एक अपराध उनका अजमानती है, दंगा का अपराध अजमानती है, और वहीं साथ साथ बलवा भी कर दिए हैं या और कोई आगजनी कर दिए हैं, तो ऐसी स्थिति में एक धारा तो जमानती है और असंज्ञेय अपराध है जिसमें पुलिस बिना न्यायालय के वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन दूसरी धारा आगजनी जो है वह संज्ञेय अपराध है और अजमानती है। उसमें वहाँ पर पुलिस बिना न्यायालय के आदेश के ऐसे किसी भी व्यक्ति को कभी गिरफ्तार कर सकती है जिसके विरुद्ध संज्ञेय अपराध और अजमानती अपराध किए जाने का आरोप है। एक ही अभियुक्त के विरुद्ध एक से अधिक अपराध किए जाने का अगर आरोप है, उसमें अगर केवल एकमात्र अपराध जो संज्ञेय है और अजमानती है, अगर वह अपराध भी किए जाने का आरोप है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस बिना न्यायालय के आदेश वारंट के अभियुक्त को कभी कहीं से गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए
यह संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में अंतर, इसको इस रूप में समझें और जमानती अपराध के रूप में मैंने विस्तार से मेरा जो व्याख्यान है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में मैंने संज्ञेय असंज्ञेय जमानती को विस्तार पूर्वक वहाँ पे समझाया है और बताने का प्रयास किया है। तो ये हो गया अपराध की प्रकृति, संज्ञेय है या असंज्ञेय, मैंने आपको बताया। अब देखते हैं बलवा का अपराध। सेक्शन 191 धारा 191 बलवा क्या है। अब इसमें देखें, स्क्रीन पर आप देखें, मैंने लिखा है बलवा विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के द्वारा बल प्रयोग करना या हिंसा का प्रयोग एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बलवा का अपराध घटित होता है। दूसरी तरफ मैंने लिखा है कि अधिकतम 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना भी हो सकता है। तो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 191 यह परिभाषित करती है, बलवा को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार विधि विरुद्ध जमाव, जहां विधि विरुद्ध जमाव के किसी एक सदस्य के द्वारा उन सभी सदस्यों के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में अपराध किया जाता है, बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, वहां पर बलवा का अपराध किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो बलवा के अपराध के लिए 2 तत्वों का होना परम आवश्यक है। पहला कि विधि विरुद्ध जमाव का होना, और दूसरा ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के किसी एक सदस्य के द्वारा सभी सदस्यों के सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में हिंसा या बल का प्रयोग किया जाना बलवा का अपराध माना जाएगा। तो बलवा के अपराध के लिए मैंने आपको बताया कि अनलॉफुल असेंबली का होना और हिंसा या बल का होना। अब नेक्स्ट स्क्रीन पर देखें, अपराध की प्रकृति क्या है। बलवा चूंकि अनलॉफुल असेंबली के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसकी गंभीरता को देखते हुए इसे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है और अजमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। संज्ञेय अपराध जैसे ही बोलते हैं, इसका मतलब है कि वे अपराध जो प्रथम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रथम अनुसूची में संज्ञेय अपराध के रूप में दर्शित किए गए हों और जिसमें पुलिस बिना न्यायालय के वारंट अभियुक्त को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, ऐसे अपराध को संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में श्रेणी में रखा गया है। सामान्यतः वे सभी अपराध जो 3 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय होते हैं, मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 3 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय होते हैं, उन्हें संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है प्रथम अनुसूची में। और इसको इस रूप में समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि वे सभी अपराध जो 3 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय होते हैं संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखे गए हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो परिभाषा है, वह बेस्ट परिभाषा यह है कि संज्ञेय अपराध से तात्पर्य उन अपराधों से है जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रथम अनुसूची में संज्ञेय अपराध के रूप में दर्शित किया गया होगा। तो कभी कभी दंड की मात्रा के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे अपराध की जघन्यता है समाज में, उसका विभत्स परिणाम है कि सजा कारावास कम भी हो, लेकिन उस अपराध को यदि अजमानती न बनाया जाए और संज्ञेय न बनाया जाए, पुलिस को अधिकार न दिया जाए कि बिना FIR के तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, अगर यह इतना उसे प्रभावी न बना दिया जाए तो संज्ञेय अपराध करने वाला व्यक्ति पुलिस के समक्ष खुलेआम घूमेगा और इसे कानून का रंच मात्र भी मस्तिष्क में भय नहीं होगा, अपराध भी करेगा और पुलिस के समक्ष घूमेगा। इसलिए कुछ ऐसे भी मामले हैं जो 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, जैसे चोरी है। उस चोरी के अपराध को संज्ञेय अपराध की परिधि में श्रेणी में रखा गया है और चोरी के अपराध की सूचना प्राप्त होने पर, FIR होने पर पुलिस चोर को बिना न्यायालय के वारंट या आदेश कभी भी कहीं से गिरफ्तार कर सकता है। ये हो गया अपराध की प्रकृति, संज्ञेय अपराध और जमानती अपराध। अब आते हैं विधि विरुद्ध जमाव क्या है, अनलॉफुल असेंबली क्या है। तो अनलॉफुल असेंबली के लिए 5 या 5 से अधिक सदस्य का होना, ये पहला उसका तत्व है। 5 या 5 से अधिक सदस्यों का उद्देश्य विधि विरुद्ध होगा जब वे भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से हमला करते हैं, राज्य सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से राज्य सरकार या भारत में स्थापित विधि द्वारा स्थापित सरकार को उखाड़ फेंकने का या विद्रोह करते हैं। वे सभी सदस्य
वह सभी सदस्य विधि विरुद्ध जमाव के अपराध के दोषी होंगे, अनलॉफुल असेंबली मानी जाएगी। लोक सेवक के कार्य में, मैंने तीसरा लिखा है स्क्रीन पर देखें, लोक सेवक के कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा। दूसरी तरफ मैंने स्क्रीन पर लिखा है भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) सभा की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है। अब इसको भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखें कि विधि विरुद्ध जमाव भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत किस रूप से प्रोटेक्टेड है या नहीं है। जैसा कि आप सभी छात्र जानते होंगे, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) भारत के प्रत्येक नागरिक को सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारत का कोई भी नागरिक सभा एवं सम्मेलन के माध्यम से अपनी लोकतांत्रिक मांगों को सरकार तक पहुंचा सकता है। तो सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता की गारंटी संविधान निर्माताओं के द्वारा यह जानते हुए भारतीय संविधान के अंतर्गत स्पष्ट रूप से प्रावधानित किया गया कि नागरिकों के स्वतंत्रताओं का, उनके मौलिक अधिकारों का उत्पीड़न या दमन सरकार के द्वारा न किया जा सके, और जब सरकारी प्रयत्न हो नागरिकों के सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता को कर्टेल करने का, छाटने का, काटने का, तो सभी सदस्य सामूहिक रूप से अपनी मांग को सरकार के समक्ष, लोकतांत्रिक मांग को सरकार के समक्ष रख सकते हैं। इसलिए देश की सर्वोच्च विधि भारतीय संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता की बुनियादी अधिकार प्रदान करती है। अब जहां पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) भारत के प्रत्येक नागरिक को सभा सम्मेलन में जाने की छूट प्रदान करती है, स्वतंत्रता प्रदान करती है, वहीं पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत ऐसी स्वतंत्रताओं पर राज्य को अधिकार दिया गया है कि राज्य युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है, और जिससे कि सामाजिक सामंजस्य और सोशल राइट, पब्लिक राइट और प्राइवेट राइट में कॉन्फ्लिक्ट होने पर पब्लिक राइट को, लोक अधिकार को वरीयता दिया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा धारा 141 आईपीसी में दिया गया था पहले, और भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। जो अनलॉफुल असेंबली है, कानून ये कहता है, धारा 194 ये कहती है, 191 ये कहता है कि 5 या 5 से अधिक सदस्यों से गठित समूह जो पहले लॉफुल है, विधिपूर्ण सभा है, वह बाद में इलीगल हो सकता है, बाद में अवैध सभा हो सकती है, जब ऐसी सभा और सम्मेलन का उद्देश्य विधि विरुद्ध कार्य करना हो। जहां पर 5 या 5 से अधिक गठित सदस्यों का उद्देश्य भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत बताए गए 5 उद्देश्यों में से कोई एक उद्देश्य है, तो यह कहा जाएगा कि उस 5 या 5 से अधिक सदस्यों से गठित समूह जो पहले लॉफुल असेंबली थी, विधिपूर्ण समूह था, वह अवैध हो गया, क्योंकि उसका उद्देश्य इस धारा 141 आईपीसी के अंतर्गत या धारा 191 के अंतर्गत उसका उद्देश्य अनलॉफुल हो गया, विधि विरुद्ध हो गया। इसलिए यह पूरी के पूरे जमाव असेंबली अब अनलॉफुल असेंबली का होने के आधार पर, मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली होने के कारण उस अपराध के दोषी हैं। अब ये देखें, विधि विरुद्ध जमाव 5 या 5 से अधिक सदस्यों के द्वारा भारत में स्थापित विधि सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करना या सरकार के विरुद्ध वैमनस्यता स्थापित करना या लोक सेवक को उस कार्य करने के लिए विवश करना जिस कार्य करने के लिए वह विधितः बाध्य नहीं है, या उसको उस कार्य से विमुख होने के लिए, उस कार्य से पीछे हटने के लिए कहना, जिससे कि उसके न रहने पर वह अपराध घटित कर दिया जाए। तो जहाँ पर 5 या 5 से अधिक सदस्यों से गठित पीठ का उद्देश्य सरकार को, भारत में स्थापित विधि द्वारा स्थापित सरकार को उखाड़ फेंकने का हो, या न्यायालय के द्वारा जारी की गई आदेशिकाओं के पालन करने में कोई हस्तक्षेप हो, न्यायालय के द्वारा निर्गत जारी की गई आदेशिकाओं का
प्रतिरोध करना, विरोध करना, यह भी बलवे की कैटेगरी में आएगा। अगला इसका आवश्यकता तो कि 5 या 5 से अधिक सदस्यों का कोई गृह अतिचार करना या 5 या 5 से अधिक सदस्यों का कोई क्रिमिनल ट्रेसपास करना, आपराधिक अतिचार करना या आगजनी लगाना, किसी के घर में आग लगाना, यह माना जाएगा कि 5 या 5 से अधिक गठित समूह का उद्देश्य धारा 141 आईपीसी के अंतर्गत या धारा 191 बीएनएसएस भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत वह बलवा की कोर्ट में आता है। तो कितने हो गए बलवा धारा 191 के अंतर्गत कि 5 या 5 से अधिक सदस्यों के द्वारा सरकार के विरुद्ध कार्य करना, सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करना, प्रयत्न करना, या भारत में स्थानीय सरकार को, नगर निगम को, स्थानीय सरकार को उसके सरकारी कार्यकाज में बाधा उत्पन्न करना। अगला तीसरा है लोक सेवक को वह कार्य करने के लिए 5 या 5 से अधिक सदस्यों के द्वारा विवश करना, मजबूर करना जो कार्य करने के लिए वह विदितः आबद्ध नहीं है, अथवा उस कार्य करने के लिए उसे विवश करना उस कार्य को करने के लिए कंपेल करना, विवश करना जिस कार्य को न करने के लिए वह विधि के द्वारा अपेक्षित है, अथवा उस कार्य करने के लिए पीछे हटना, विमुख हटना, जिससे कि वह अपराधी अपने उद्देश्य या मंतव्य में सफल हों। तो ये सभी प्रकार के जो विरुद्ध जमाव के सदस्यों के द्वारा की गई एक्टिविटी है, किया गया क्रियाकलाप है कि संसद या राज्य सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, न्यायालय की आदेशिकाओं का पालन न करना, विरोध उत्पन्न करना, लोक सेवकों के कार्य में बाधा उत्पन्न करना या लोक सेवक को वह कार्य करने के लिए मजबूर करना जो करने के लिए विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है। ये सभी कार्य विधि विरुद्ध अनलॉफुल असेंबली की कैटेगरी में आएंगे। अब इसको एक एक करके समझते हैं कि आदेशिकाओं के, न्यायालय के द्वारा निर्गत की गई आदेशिकाओं का पालन न किया जाना, क्या यह विधि विरुद्ध जमाव माना जाए? तो विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा। जहाँ पर उदाहरण के तौर पे इसको समझें, जहाँ पर कि पुलिस, किसी थाने के पुलिस को न्यायालय के द्वारा जारी किया गया वारंट आता है कि इस वारंट के अनुसरण में अमुक व्यक्ति एक्स को गिरफ्तार कर संबंधित थाने के पुलिस अधिकारी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे जिससे कि आगे की कार्रवाई की जा सके। अब मिस्टर एक्स को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जाती है और चूंकि जो मिस्टर एक्स है वह गांव का निर्वाचित प्रधान है, प्रधान गांव का लोकप्रिय व्यक्ति होने के नाते उसके जो वोटर हैं, मतदाता हैं, वह अपने प्रधान को न ले जाने के लिए या प्रधान को पुलिस की जीप में बैठने से रोकते हैं, विरोध करते हैं, प्रतिरोध करते हैं कि हम नहीं जाने देंगे। यह ग्राम प्रधान बहुत ही लोकप्रिय है। परंतु यदि ग्राम प्रधान के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है न्यायालय के समक्ष, तो ग्राम प्रधान की गांव के निवासियों के प्रति ईमानदारी उसे जेल जाने से नहीं बचा सकती। और न केवल ग्राम प्रधान बल्कि जो ग्राम प्रधान को ले जाने में जितने लोग, गांव के लोग विरोध कर रहे हैं, वह न्यायालय की आदेशिका के अनुवर्तन या पालन में विरोध माना जाएगा। और सभी ग्रामीणों को, जिन लोगों ने विरोध किया है, सरकारी आदेशिका के अनुपालन में प्रतिरोध या विरोध किया है, सबके विरुद्ध एक धारा जो लगेगी वह है धारा 191 बलवा का अपराध गठित होता है। तो सभी छात्रों को यह जानना आवश्यक है कि बलवा का अपराध में सभी व्यक्तियों को दोषित किया जा सकता है। परंतु प्रश्न है कि क्या किसी भी व्यक्ति का अनलॉफुल असेंबली का सदस्य होना, जबकि अनलॉफुल असेंबली के सामान्य उद्देश्य के विषय में अवगत न होना, क्या यह भी कार्य अनलॉफुल असेंबली की कोर्ट में आएगा? तो यह अनलॉफुल असेंबली की परिधि में नहीं आता। जहाँ पर कोई सामान्य नागरिक जिसे विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों का लक्ष्य क्या है यह जानकारी न हो और मात्र मित्रता या दोस्ती की वजह से वह घटनास्थल पर हाजिर हो जाए, उपस्थित हो जाए, तो किसी भी व्यक्ति का घटनास्थल पर उपस्थित होना
मात्र ही ऐसे व्यक्ति को अनलॉफुल असेंबली का सदस्य नहीं बना देता या अनलॉफुल असेंबली के अनुसरण में किए गए अपराध का अपराधी नहीं बना सकता। यदि वो न्यायालय में साबित कर दे कि जिस समय 5 या 5 से अधिक सदस्यों से गठित समूह के द्वारा वह कृत्य किया जा रहा था, उस समय वह व्यक्ति घर पे नहीं था, तो निश्चित रूप से उसे इस धारा 191 का लाभ प्राप्त होगा और उसके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ये हो गया विरुद्ध जमाव का कार्य। नेक्स्ट आए महत्वपूर्ण केस। पहला केस है केदारनाथ बनाम राज्य AIR 1962। स्क्रीन पर देखें, मैंने लिखा है केदारनाथ बनाम बिहार राज्य 1962, भीड़ को उकसाना बलवा के लिए। और दूसरी तरफ मैंने लिखा है कि विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन और हिंसा का हो जाना। दोनों में क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको अलग अलग करके देखेंगे। पहले तो देखें केदारनाथ बनाम बिहार राज्य, ये केस है पहला, बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। इसको केदारनाथ वर्सेस बिहार राज्य, इसका संक्षेप में मैं शीघ्रता से तथ्य को एक्सप्लेन कर दूं। केदारनाथ के विरुद्ध बिहार राज्य में भारतीय दंड संहिता की धारा 124 क के अंतर्गत राजद्रोह के मुकदमे के लिए अभियोजित किया गया था। राजद्रोह के साथ ही साथ इनके विरुद्ध वह भी आपराधिक अभियोजन था कि ये अपने द्वारा बोले गए शब्दों से लोगों को भड़का रहे हैं। केदारनाथ के द्वारा बरौनी स्थित मैदान में एक राजनीतिक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें केदारनाथ अपने सहयोगियों को यह कहते हुए इसमें जाते हैं कि जिस प्रकार से हमने भारत से अंग्रेज़ों को बाहर कर दिया, ठीक उसी प्रकार से अब समय आ चुका है कि भारत में रहने वाले ऐसे गद्दार व्यक्तियों को जो भारत सरकार के विरुद्ध गद्दारी करते हैं, भारत सरकार के विरुद्ध अप्रीति या वैमनस्यता रखते हैं, और विशेष करके केदारनाथ के द्वारा उस राजनीतिक रैली को यह संबोधित किया जा रहा था कि बिहार सरकार, तत्कालीन बिहार सरकार नागरिकों के आर्थिक सामाजिक अधिकारों का शोषण कर रही है, का अतिक्रमण कर रही है। विनोबा भावे के द्वारा चलाया जा रहा भूदान आंदोलन, जिसमें जो जमींदारों से ज़मीन लेकर के भूदान के लिए प्रेरित किया जा रहा था कि जिसके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं वे जमींदार अपनी ज़मीनों का कुछ अंश स्वेच्छा ऐसे भूमिहीन किसानों को दे दें जिनके योगदान से, ज़मीन दिए जाने से भूमिहीन किसानों का पीढ़ी दर पीढ़ी उनका लाभ होता रहेगा और कुछ वह भूमि आधारित कृषि कार्य कर सकेंगे। आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूमि आंदोलन भी चलाया जाना, केदारनाथ के द्वारा उस राजनीतिक रैली में इस बात को उल्लेख करना कि इस भूदान आंदोलन एक प्रकार से छलवा है, किसानों के प्रति किया गया छल है, किसान इस बहकावे में न आए, आपकी ज़मीन लेकर के किसी गरीब को नहीं दिए जाएगा, क्योंकि यह सरकार के विरुद्ध केदारनाथ के द्वारा जो भी शब्द यूज किए गए वही मानहानिकारक थे। और केदारनाथ के द्वारा, अभियुक्त केदारनाथ के द्वारा यह शब्द यूज किया गया जिस पर इनके विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा लाया गया। और बलवा के लिए, इन्हें भीड़ को उकसाने के लिए, भीड़ को बलवा करने के लिए, उकसाने के लिए, हिंसा करे भीड़ उकसाने के लिए भी सुसंगत धाराओं में, भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। अब अभियुक्त केदार सिंह के द्वारा जिस शब्दावली का उल्लेख किया गया, मैं संक्षेप में बोलूं कि तत्कालीन बिहार सरकार किसान विरोधी है, बेरोजगार विरोधी है, गरीब विरोधी है। इसलिए अब समय आ गया है कि इस बिहार सरकार को उखाड़ फेंका जाए। बिहार सरकार, और उन्होंने ये भी बोला कि इस रैली में बैठे हुए CID के पुलिस अधिकारी और सरकार के गुंडे
जो इस राजनीतिक आंदोलन को असफल करना चाहते हैं उन्हें उसी प्रकार निकाला जाएगा देश से, उनको देश छोड़कर भागना पड़ेगा जिस तरह से अंग्रेज़ों ने 1947 में भारत छोड़ा है। अब ये शब्दावली के आधार पर उनके विरुद्ध न्यायालय में, ट्रायल कोर्ट में राजद्रोह का मुकदमा और बलवा करने के लिए, भीड़ के द्वारा हिंसा करने के लिए भी उकसाने के आरोप में आपराधिक मुकदमा पंजीकृत किया गया। परंतु प्रस्तुत मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णित किया कि केदार सिंह के द्वारा बोले गए शब्दों से न तो भीड़ आक्रोशित हुई, आंदोलित हुई, और न तो किसी प्रकार से भीड़ के प्रति कोई हिंसा या बल का प्रयोग किया गया, इसलिए यह अपराध राजद्रोह की कैटेगरी में नहीं आता और न ही बलवा की श्रेणी में आता है। अतः केदारनाथ को दोषमुक्त किया जाता है। तो अब ये ध्यान रखने की बात है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, यह केस दो धाराओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजद्रोह में और बलवा के अपराध के लिए। तो बलवा के अपराध के लिए परम आवश्यक तत्व है कि अनलॉफुल असेंबली के द्वारा हिंसा या बल का प्रयोग किया जाना। यदि हिंसा और बल नहीं प्रयोग किया गया है तो उस कार्य को बलवा नहीं मान सकते, बलवा की श्रेणी से बाहर रखा जाता है। अब स्क्रीन पर आप देखें, मैंने तो एक केस लिखा है इसमें केदारनाथ बनाम बिहाराज का। दूसरा केस अगर हम इस पे लिखें, एक केस है भनवार सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णित किया गया कि किसी भी कार्य को अनलॉफुल असेंबली के अंतर्गत लाने के लिए विधिविरुद्ध जमाव के परिधि में लाने के लिए यह दो बातें होनी आवश्यक है। एक तो ये कि वह 5 अथवा 5 से अधिक सदस्यों के द्वारा वह समूह होना चाहिए। दूसरा, उस समूह के किसी सदस्य का उद्देश्य धारा 141 में बताए गए 5 उद्देश्यों में से कोई एक उद्देश्य हो, तभी उस असेंबली को अनलॉफुल असेंबली मानी जाएगी। तो अनलॉफुल असेंबली को डिसाइड करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा 2 क्राइटेरिया विकसित किया गया। एक तो ये कि मिनिमम 5 सदस्य हों और 5 सदस्यों में से किसी एक सदस्य का या सभी सदस्यों का उद्देश्य वही हो जो उद्देश्य धारा 141 में बताए गए हैं। उनमें से कोई एक अगर एक उद्देश्य हो गया तो माना जाएगा कि वह असेंबली उसी क्षण अनलॉफुल असेंबली हो गई। दूसरा केस इस पर जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं वह केस है, दूसरा केस है, इस पे देखें स्क्रीन पर, वह है चिक्कारंगा गौड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, यह सेकंड केस है। इस केस में तथ्य क्या थे कि अभियुक्त चिक्कारंगा गौड़ा को और उनके सहयोगियों को 2 भाइयों की हत्या के लिए अभियोजित किया गया था कि 2 भाई जब सो रहे थे, सोते समय भीड़ के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। उस भीड़ में 5 से अधिक सदस्यों का होना और उन सदस्यों का सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में अपराध हत्या कर देना, उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णित किया गया कि वह भीड़ अनलॉफुल असेंबली थी और उस अनलॉफुल असेंबली के द्वारा मृत्यु कारित करना, बलवा के दौरान मृत्यु कारित करना, वे सभी सदस्य हत्या के अपराध के दोषी माने गए। तो बलवा के द्वारा अगर हत्या हो रही है तो सभी भीड़ के सभी सदस्य
उसी प्रकार उत्तरदायी होंगे मानो वह अपराध किसी अकेले एक ही व्यक्ति के द्वारा किया गया हो। इसलिए सभी सदस्यों को सामूहिक रूप से उस घटित अपराध के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो ये कुछ दंगा और बलवा के लिए महत्वपूर्ण केस थे। अब आप देखें दंगा और बलवा में अंतर क्या है। स्क्रीन पर आप देखें, एक तरफ मैंने लिखा है दंगा और दूसरी तरफ लिखा हुआ है बलवा। दंगा के अंतर्गत जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना। बलवा के अपराध के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का होना जरूरी है। तो नंबर ऑफ जो पर्सन्स हैं उनके आधार पर दोनों में अंतर किया जाता है। दूसरा मैंने लिखा है, देखें स्क्रीन पर देखें कि दंगा के लिए लोक स्थान पर यह अपराध घटित होना चाहिए, प्राइवेट प्लेस पर नहीं है। बलवा में क्या है कि ये प्राइवेट प्लेस पर भी हो सकता है, लोक स्थान पर भी हो सकता है, दोनों स्थानों पर हो सकता है। बलवा की साइड में आप देखेंगे तो प्राइवेट स्थान और लोक स्थान दोनों में हो सकता है। तीसरा जो तत्व है, दंगा के अपराध के लिए हिंसा आवश्यक नहीं है, वायलेंस जरूरी नहीं है। बल या वायलेंस का प्रयोग किया जाना यह दंगा के लिए आवश्यक नहीं है, जबकि बलवा में बल या हिंसा आवश्यक है। बिना बल या हिंसा के प्रयोग के उस कार्य को बलवा नहीं माना जा सकता है। अब इसको एक एक करके देखें। दंगा के अपराध के लिए जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पर बताया कि दंगा के अपराध के लिए पब्लिक प्लेस का होना जरूरी है, क्योंकि दंगा का जो अपराध है वह पब्लिक प्लेस, लोक स्थान पर ही लोक शांति के विरुद्ध अपराध है। लोक शांति का भंग होना आवश्यक है, जबकि बलवा के अपराध के लिए लोक स्थान का होना आवश्यक नहीं, पब्लिक प्लेस का होना आवश्यक नहीं है। बलवा पब्लिक प्लेस पे भी हो सकता है, प्राइवेट प्लेस पे भी हो सकता है। प्राइवेट प्लेस पर कैसे हो सकता है, इसको उदाहरण के रूप में समझें। जैसे 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह किसी किसान के खेत में प्रवेश कर उसके फसल को नष्ट करने का प्रयास करना, आग लगाने का प्रयास करना, तो ये माना जाएगा कि 5 या 5 से अधिक सदस्यों की उस भीड़ के द्वारा किसान के फसल को नष्ट करना, फसल में आग लगाना, आगजनी करना, यह न केवल आपराधिक अत्याचार के दोषी होंगे सभी सदस्य, न केवल वह आगजनी के अपराध के दोषी होंगे, बल्कि समूह के सभी सदस्य बलवा के अपराध के दोषी होंगे, क्योंकि बलवा धारा 141 के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित है। जब 5 या 5 से अधिक सदस्यों से गठित समूह कोई क्रिमिनल ट्रेसपास करता है, आपराधिक अत्याचार करता है, यारस्टी करता है, वह बलवा करता है, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में 5 या 5 से अधिक सदस्यों का किसी प्राइवेट प्लेस पे, निजी स्थान में, किसान के खेत में या किसी व्यक्ति के घर में प्रवेश करना, यह अत्याचार तो होगा ही होगा, हाउस ट्रेसपास तो होगा ही होगा, साथ ही साथ बलवा करने का भी अपराध गठित होगा, क्योंकि यह धारा 141 के 5 उद्देश्यों में से एक उद्देश्य फुलफिल करती है। यह समूह 5 से अधिक समूह, इसे बलवा के अपराध का दोषी माना जाएगा। बलवा के जैसे दंगा के लिए मैंने आपको बताया कि हिंसा का होना या बल या हिंसा का होना आवश्यक नहीं है। 2 व्यक्ति आपस में केवल लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हिंसा न भी हो, केवल झगड़ रहे हैं और उससे सड़क जाम हो जाए, लोगों का आना जाना प्रभावित हो जाए, तो यह दंगा माना जाएगा। जबकि बलवा के अपराध के लिए बल या हिंसा का प्रयोग किया जाना जरूरी है। या तो वह हिंसा करें, अटेम्प्ट मतलब कुछ हमला कर दें जिससे शारीरिक क्षति हो जाए या संपत्ति को कुछ नष्ट हो जाए, या बल का प्रयोग करें। 5 या 5 से अधिक सदस्यों के द्वारा किसी गृहस्वामी के घर में प्रवेश करना और वहाँ मात्र शांत होकर बैठ जाना, यह बलवा नहीं होगा। 5 या 5 से अधिक सदस्यों का घर में निजी स्थान में प्रवेश करना और वहाँ धमकाना, यह बलवा की कोर्ट में आएगा। आग लगाने का प्रयत्न करना बलवा की कोर्ट में आएगा। 5 या 5 से अधिक सदस्यों का किसी सरकारी दफ्तर में प्रवेश करना
और सरकारी लोक सेवक को, इंजीनियर को अपने पक्ष में ठेका देने के लिए बल प्रयोग करना, हिंसा करना, यह बलवा की कोटि में आएगा। सरकारी इंजीनियर से ठेका, अपने पक्ष में कॉन्ट्रैक्ट लेने का, रेलवे का ठेका, 5 या 5 से अधिक सदस्यों का उस सरकारी दफ्तर में जाना, लोक सेवक का हस्ताक्षर जबरदस्ती उससे साइन कराना, जिसको वह करने के लिए बाध्य न हो, यह कार्य बलवा की कोर्ट में आएगा, क्योंकि यह सरकारी कार्यकाज में बाधा उत्पन्न करना है, न्यायालय की आदेशिकाओं का विरोध करना है, यह बलवा की कैटेगरी में आएगा। तो बलवा में हिंसा या बल सदैव सम्मिलित होता है, बिना बल या हिंसा के बलवा का अपराध घटित नहीं होता। तो यह बलवा और दंगे में कुछ बुनियादी अंतर हैं। अब इसके अतिरिक्त बलवा से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण बात और भारतीय संविधान के अंतर्गत इसको संविधान से जो मैंने जोड़ने का प्रयास किया कि कोई भी सभा पहले वह लॉफुल असेंबली हो सकती है और प्रत्येक लॉफुल असेंबली अनलॉफुल असेंबली में कन्वर्ट हो सकती है। प्रत्येक विधिपूर्ण जमाव अवैध जमाव में तब्दील हो सकता है यदि लॉफुल असेंबली का उद्देश्य सरकार के विरुद्ध हो जाए या लॉफुल असेंबली का उद्देश्य बल या हिंसा का प्रयोग करना हो जाए, उसी क्षण वह लॉफुल असेंबली अनलॉफुल असेंबली में तब्दील हुई मानी जाती है। उदाहरण के तौर पर इसको समझें कि 100 किसानों की भीड़ जिला कलेक्टर के कार्यालय के सामने अपनी लोकतांत्रिक मांगों को लेकर के बैठी है, धरना दे रही है, प्रदर्शन कर रही है। वहाँ तक उनका वह कार्य संविधान सम्मत है, विधि सम्मत है, क्योंकि संविधान की आर्टिकल 19(1) ख ही यह अधिकार प्रदान करती है कि भारत का कोई भी नागरिक अपनी लोकतांत्रिक मांगों को सरकार के समक्ष, स्थानीय प्रशासन के समक्ष रख सकता है। यहाँ पर 100 किसानों की भीड़ और प्रपत्र लेकर के, पत्रक लेकर के, पत्र सहित कि उनके ज़मीन का जो सरकार ने अधिग्रहण किया है उसका वास्तविक मुआवजा दिया जाए, इसकी मांग कोई भी किसान अपनी ज़मीन अगर उसकी गई है, सरकार ने लिया है, तो उसका मुआवजा, प्रतिकर, एडिक्वेट कंपनसेशन उसको दिया जाए, इसकी मांग किसान कर रहे हैं। यहाँ तक तो लॉफुल असेंबली है, लेकिन उस किसान के द्वारा या किसी एक सदस्य के द्वारा किया गया बल प्रयोग या हिंसा या सरकारी संपत्ति का नष्ट किया जाना या सरकारी किसी सेवक के ऊपर हमला किया जाना, जिस क्षण ये 100 किसानों में से किसी एक किसान ने सरकार की संपत्ति को नष्ट करने का प्रयास किया, सरकारी सेवक के ऊपर हमला करने का प्रयत्न किया, वे विधि विरुद्ध एक समूह के एक सदस्य के द्वारा किए गए हिंसा या हमले के परिणाम स्वरूप किसान, सभी समूह के सभी 100 सदस्य उस घटित अपराध के लिए, हिंसा के लिए उत्तरदायी होंगे और यह बलवा का अपराध माना जाएगा। तो यह बात स्वयं भारतीय न्याय संहिता 2023 में लिखा हुआ है कि कोई भी लॉफुल असेंबली विधिपूर्ण सभा अनलॉफुल असेंबली में कन्वर्ट हो सकती है यदि उसका आशय 5 में से कोई धारा 191 में से बताए गए 5 उद्देश्यों में से अगर कोई एक उद्देश्य हो जाए तो ऐसे उद्देश्य को, ऐसी सभा का उद्देश्य अनलॉफुल माना जाएगा। तो ये हो गया दंगा और बलवे में अंतर के लिए। बलवा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम 5 संख्या होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका बल प्रयोग या हिंसा का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। छात्रों का एक समूह, विश्वविद्यालय में छात्रों का एक समूह जो फीस वृद्धि के विरुद्ध या उनके द्वारा कोई ऐसी जायज़ मांग जो उनके हॉस्टल में खाने के विरुद्ध कोई ऐसी मांग है, वो जायज़ मांग है, वो कर सकते हैं। परंतु ये सभा तो ये सभ्य सम्मेलन करने की उनकी स्वतंत्रता है, उनका मौलिक अधिकार है,
कि वह जुलूस निकाल सकें, वह सभा सम्मेलन कर सकें, अपनी बात को प्रशासन के समक्ष रख सकें। लेकिन जैसे ही छात्रों का वह समूह बल या हिंसा का प्रयोग करता है, वैसे सभी सदस्य बलवा के अपराध के दोषी हो सकते हैं, चाहे वह प्राइवेट प्लेस पे हो या पब्लिक प्लेस पर हो। यह बहुत विशेष महत्व नहीं रखता कि वह किस स्थान पर किया जा रहा है। अगर बल या हिंसा है तो उस समूह के द्वारा 5 या 5 से अधिक सदस्यों के द्वारा गठित समूह को अनलॉफुल मानते हुए उस पर विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ पर भारतीय संविधान अपने नागरिकों को उनके स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार संविधान राज्य को अधिकार देता है, स्टेट को पावर देता है कि लोक अधिकार और प्राइवेट अधिकार में सामंजस्य स्थापित बना रहे। भीड़ या समूह अपने अधिकार का दुरुपयोग न कर सके, यह सामंजस्य स्थापित करने के लिए राज्य भी युक्त निर्बंधन लगा सकती है, जिससे सामाजिक सौहार्द, सामाजिक सामंजस्य बना रहे। तो इसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) के परिप्रेक्ष्य में, जहाँ पे राइट टू फॉर्म यूनियन है, संघ बनाने की स्वतंत्रता की बात की गई है, उस संघ बनाने की स्वतंत्रता संविधान के आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत मौलिक अधिकार हो सकता है। 5 या 5 से अधिक नागरिकों के अधिकार संविधान के आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत मौलिक अधिकार हो सकता है। वह संघ बना सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, परंतु वह संघ, वह यूनियन उसी क्षण अनलॉफुल माना जाएगा जिस क्षण उस यूनियन का उद्देश्य धारा 191 में बताए गए 5 उद्देश्यों में से कोई एक उद्देश्य हो जाता है। सरकार के विरुद्ध, सरकार के कार्यकाज में बाधा उत्पन्न करना, न्यायालय के आदेशिका का पालन करना, न्यायालय के आदेशिका के निष्पादन में प्रतिरोध करना। उसी क्षण नागरिकों का यह समूह, जहाँ पर संविधान के अंतर्गत उन्हें स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, उसी क्षण संविधान के आर्टिकल 19(1) ख और ग में प्राप्त स्वतंत्रताएं, न केवल प्राप्त स्वतंत्रताओं से इस समूह को वंचित किया जाएगा, बल्कि उस समूह के सभी सदस्यों पर उस घटित अपराध के लिए भी सुसंगत धाराओं के अंतर्गत बलवा के अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। तो इसलिए इस तरह से आपने देखा कि दंगा और बलवा दोनों जो है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट अपराध हैं, लोक शांति के विरुद्ध अपराध हैं। इनका उद्देश्य, कानून का उद्देश्य समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना, लोक शांति बनी रहे, पब्लिक पीस मेंटेन रहे, यह सुनिश्चित करना, पब्लिक पीस को कोई हैम्पर न करे, लोक शांति में बाधा उत्पन्न न करे, यह सुनिश्चित करना। और लोक शांति में अगर बाधा उत्पन्न होती है तो उसे अपराध माना जाए। उस अपराध का क्या नाम दिया जाए, उसको मैंने अलग अलग करके बांटा कि कब वह दंगा कहा जाएगा, कब वह समूह के द्वारा किया गया कार्य बलवा माना जाएगा। इसको विस्तार से मैंने बताने का प्रयास किया। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में, प्रकाश में, मैंने दंगा और बलवे को विस्तार से समझाने का प्रयास किया और दंगा और बलवे के जो इंग्रेडिएंट आवश्यक तत्व हैं, उनके आधार पर दोनों में अंतर स्थापित करने का प्रयास किया। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत इन 2 धाराओं में, धारा 191 और 194 के अंतर्गत जो स्पष्टीकरण के माध्यम से दंगा और बलवा को कब शांतिपूर्ण, कब लॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली मानी जाएगी, इसको जो स्पष्टीकरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है, उसको मैंने विस्तार से बताने का प्रयास किया, जिससे कि आपको दंगा और बलवा में अंतर, स्पष्ट अंतर स्थापित हो सके। ठीक उसी प्रकार से दृष्टांत के माध्यम से आप बलवे के अपराध को समझ सकते हैं कि जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में मानसेर एक प्लांट है जहाँ पे मारुति कार बनती है, उस मानेसर मारुति के प्लांट में एक मैनेजर की हत्या कर दी गई।
वहाँ पे कर्मचारियों ने जो वहाँ की भीड़ थी कर्मचारियों के समूह ने मैनेजर की हत्या कर दी, और हत्या इसलिए कर दी कि कर्मचारियों के बकाया धनराशि से और उनके बोनस का भुगतान नहीं किया जा रहा था। इसलिए 5 और 5 से अधिक गठित जो वहाँ का समूह था, मारुति कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों का समूह, तो उस क्षण लाफुल माना गया जिस समय तक वो अपनी मांग को मैनेजर के समक्ष रख रहे थे। लेकिन जैसे वह भीड़ हिंसक हो गई और तोड़ फोड़ कर दी, उस प्लांट में आग लगा दी, आगजनी कर दी और मैनेजर की हत्या कर दी, उसी क्षण माना गया कि वे सभी बलवा के अपराध के दोषी हैं, बलवा के द्वारा हत्या किए हैं। इसलिए न केवल बलवा की धारा लगेगी बल्कि धारा 103 वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता की धारा लगेगी, लेकिन उस मामले में, उस केस में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302 के अंतर्गत हत्या के लिए भी अभियोजन लाया गया था। तो इसलिए इस दृष्टांत के माध्यम से इसको मानेसर प्लांट अगर डालेंगे, मानेसर प्लांट में मारुति सुजुकी विवाद, कर्मचारियों का विवाद, जिसमें बलवा के अपराध के लिए उनको दोषित किया गया था, अभियोजित किया गया था। यह भी एक महत्वपूर्ण केस है इस बलवा के अपराध के अंतर्गत। तो मैंने विस्तार से बलवा और अपराध से संबंधित न केवल भारतीय दंड संहिता 1860 के विधिक प्रावधानों की चर्चा की, बल्कि वर्तमान आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत बलवा और दंगा की धाराएं 191, 191, 194 के अंतर्गत किस रूप में बलवा और दंगा को परिभाषित किया गया 191 और 194 में, उसको मैंने विस्तार से बताने का आपको प्रयास किया। और इस आशा उम्मीद के साथ कि दंगा और बलवा के संवैधानिक पक्ष और विधिक पक्ष दोनों को, उच्चतम न्यायालय के केस, दोनों के आवश्यक तत्व और दोनों में मौलिक अंतर क्या है, ये बात आप सभी को अवश्य समझ में आई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I'm not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar before they can go and sit for their school or college exams. But I'm also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude, immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare, as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre-existing materials, pre-existing stories. Now, does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.